watching the Election Premier League here on Times Now, the election news headquarters. With me, Meghna Dekha. Well, of course, the battle for Chhattisgarh has been heating up with the first phase of polling already underway. Already it has been done and dusted. Now the state is preparing for the second phase of polling, which is going to be on the 17th of November. Both the BJP and the Congress have pulled out all stops, deploying heavy weights to campaign in the high-stakes battle. The elections are happening under the cloud of course, the Mahadev scam, as well as the allegations that of 30% Kaka, which was made by the Prime Minister. Of course, Chief Minister of Chhattisgarh has strongly refuted all the charges that have been leveled against him. Bhupesh Baghel, in fact, has led the attack against the Prime Minister as well as the BJP. In fact, the Prime Minister earlier had said that the Congress didn't even spare the name of the Mahadev. Now, Chief Minister Baghel has refuted all these allegations in this exclusive conversation with Times Now. Listen in. पहला सवाल यह है कि सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने अब क्या है अगली 70 सीटों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिछले समय हम 68 सीट जीते थे, फिर 3 सीट और जीते, 71 हो गए, तो 71 को पार करना हमारे लिए चुनौती है। ईडी और सीबीआई चुनौती नहीं है? अब वो तो भारतीय जनता पार्टी की विंग है, उसके अब ईडी और भाजपा में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम लोग पिछले 3 साल से झेल रहे हैं। सर, अभी घोषणा पत्र हमने देखा, उन्होंने 3100 कर दिया समर्थन रेट, जो धान के लिए आपने 3200 कर दिया। महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ेगी, चावल महंगा हो जाएगा, तो ये सब देखिए, ये है कि भारतीय जनता पार्टी के गारंटी पर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि काला धन न देश के अंदर का बाहर आया, न विदेश से काला धन आया। किसी खाते में 15 लाख गया नहीं, 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला, किसानों का आय दोगुनी हुई ही नहीं है ना। ट्रेनें अलग बंद है, प्लेन अलग बिक रहा है, फैक्ट्रियां अलग बिक रहा है, बंदरगाह अलग बिक गए, तो सब कुछ तो बिक रहा है। तो आज जो अर्थव्यवस्था के सुधारना है तो किसानों को मजबूत करना पड़ेगा और कांग्रेस की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। सर, किसान मजबूत की आप बात कर रहे हैं, तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के फर्स्ट फेज में हम लोगों ने नक्सल इलाके में वोटिंग के दौरान कवरेज किया, तो वहां हमने देखा कि वोटर्स जो थे वो अधिकतर शराब पिए हुए थे। शराबबंदी आपका एक वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। तो इस बार देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर अनुसूचित क्षेत्र में पेशा नियम लागू है, पंचायती राज लागू है और वहाँ जो ग्राम सभा है वो सबसे ताकतवर है। वो उस निर्णय वो उनको करने का अधिकार है, वो जो चाहे निर्णय कर सकते हैं, जो संविधान के दायरे में रहकर। सर, पहले दिन आपने आरोप लगाया कि ईडी और जो सीआरपीएफ के लोग संदिग्ध बॉक्सेस लेके उतरे हैं। दूसरे दिन कैश पकड़ा जाता है भारी मात्रा में। तीसरे दिन आपका नाम ईडी की प्रेस नोट में रख दिया जाता है। चौथे दिन यूए से वीडियो वायरल हो जाता है। ये सब कुछ फिक्स्ड है या कोई आधार है इसके पीछे? सर, मैंने जो बात कही वो सही निकला। पैसे आए और एयरपोर्ट के रास्ते में ही वो होटल में पकड़ा गया। वो पैसे किसके हैं और गाड़ी किसकी है और वो जो पकड़ा गया कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। गाड़ी वो भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता के भाई का है और पैसा भारतीय जनता पार्टी। सब ये प्रायोजित है, जानबूझ? बिल्कुल प्रायोजित है। तो सर, अगर ये प्रायोजित है तो 70 सीटों पे चुनाव है, तो फिर आपको समन भी मिल सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये कुछ भी कर सकते हैं, वो संविधान के बाहर जाके कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए कोई चीज मतलब असंभव नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। मध्य प्रदेश में मामा है, छत्तीसगढ़ में काका हैं। हाँ। तो दोनों की बच रही है, एक हाथ की जा रही है सरकार। अब मामा की तो मामा जाने, लेकिन काका फिर से वापस आ रहे हैं। Well, from Chhattisgarh, now let's focus on Madhya Pradesh, where BJP and the Congress are in a neck-and-neck battle. Well, the BJP has fielded big guns in the state elections, including 3 union ministers, which goes on to show that BJP is going all out to try and retain power in the state. After all, it is fighting a massive anti-incumbency wave. But will the BJP be able to do it? Well, Times Now has spoken to Union Minister Prahlad Patel, who has been fielded from Narsinghpur himself. Listen in. यूनियन मिनिस्टर, आपके 4 डेकेड का जो पॉलिटिकल करियर है उसमें पहली बार आप असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं। कितना डिफरेंट है ये वाला इलेक्शन और आपको लगता है कि पार्टी का निर्णय सही था जो 7 एमपीज को उन्होंने चुनाव लड़वाया असेंबली का? पार्टी का निर्णय बिल्कुल सही था और मैं पहली बार असेंबली का चुनाव लड़ूंगा। लड़वाए हैं लेकिन मैंने लड़ा कभी नहीं, तो मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। मैं लगातार बाहर से चुनाव लड़ता रहा, पहली बार मैं अपने गृह जिले से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे जो अनुज हैं वो वहीं से एमएलए हैं
और उनका जो परिश्रम है या जो उनका संपर्क का तरीका है वो वास्तव में अच्छा है, और उनके उस निर्णय के कारण शायद मैं राज्य में घूम पा रहा हूँ। नहीं तो जो स्थानीय राजनीति होती है, लोगों की अपेक्षा अभी भी यही है कि कितने दिन रहेंगे, ये एक ऐसे इश्यूज चल जाते हैं जो छोटी छोटी चीजें होती है। पर मेरी राजनीति करने का तरीका यही है कि हम जिम्मेदारी का परिचय दें। लोग अगर हमको जब भी, जिन भी लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं बाहर चुनाव लड़ा हूं लोकसभा के, सबका अनुभव यही है कि मैं जीतने के बाद 100% लोकसभा के बूथों पर गया हूं। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मुख्यालय छोड़ा हो। लेकिन जब कोई ये अपेक्षा करता है कि नहीं साहब वो तो जैसे बाकी लोग करते हैं ऐसे करेंगे, ये चीजें हैं जो राजनीति में, इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। पर जिस ढंग से पॉलिटिक्स शुरू हुई है, इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स कहें या लालच की राजनीति कहें, या जैसे एक कॉर्पोरेटर ट्रीट करता है पब्लिक से, ये माइंडसेट चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। पर प्रहलाद जी, क्योंकि सभी ये अटकलें लगा रहे हैं कि इतने दिग्गज नेताओं को लड़वाया गया है, तो अगर बीजेपी जीतती है, सीएम फेस कौन? आप बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा पार्टी का यहाँ है, ओबीसी को लुभाने के लिए भी बीजेपी तमाम तरीके अपना रही है। और इनफैक्ट तेलंगाना की बात करें तो अमित शाह जी ने कहा कि हमारा बीसी चेहरा होगा अगर हम जीतते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यू आर ऑल्सो द फ्रंट रनर इन द रेस ऑफ सीएमशिप? नहीं, मुझे लगता है कि ये कहने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। हमने कभी अगले पिछड़े की बात नहीं की, लेकिन देश का पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक में नरेंद्र मोदी अकेले हैं जो पिछड़े प्रधानमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में रविशंकर शुक्ल से लेकर शिवराज सिंह तक 3 ही पिछड़े मुख्यमंत्री हुए हैं, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान। तो ये जो हैट्रिक लगाई है वो बीजेपी लगाई, जबकि हमने कभी अगला पिछड़े की बात नहीं की। फिर बात आती है कि पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, दशकों की मांग थी, कांग्रेस ने दिया, मोदी सरकार ने दिया। हमारी जो काउंट स्ट्रेंथ है, एमपी हो या एमएलए हो पूरे देश में, हम 27% एमपी हमारे पिछड़े हैं और 30% एमएलए। हमने जबकि कभी अगले पिछड़े की बात नहीं की। लीडरशिप को पैदा करना और उसको प्रखरता देना या उसको नेतृत्व देना, ये बीजेपी की पॉलिसी है कि हम सभी वर्गों के लोगों में नेतृत्व पैदा करें और उनको अवसर दें। तो मुझे लगता है कि ये कहने की हमें जरूरत नहीं है। Well, of course, they are exuding confidence, but it is the people who will decide the fate. But with that, a short break. Don't go anywhere. EPL joins you on the other side. Welcome back to the Election Premier League. Well, another union minister in the poll fray is Narendra Singh Tomar in Madhya Pradesh, who has been fielding from the Dimani constituency. In fact, he has exuded confidence of BJP's massive victory, and in a swipe against the Congress, says that it should first try and address the issue of its leaders trying to go at each other first. In fact, in an apparent reference to Kamal Nath's viral video saying that people should tear the clothes of another former Chief Minister, Digvijay Singh, here the union ministers speak on this and many more issues in the state in an exclusive conversation with Times Now. जनता इतना परेशान हो गई कांग्रेस से कि अब आगे 18 साल तक कांग्रेस की कोई उम्मीद मध्य प्रदेश में नहीं है। सर, आपने 2003 के बाद अब असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितना कठिन है और आपको लगता है क्या निर्णय सही था पार्टी हाईकमांड का भी कि तमाम दिग्गज जो नेता हैं उनको असेंबली लड़ाएं, और क्या रीजन है कि असेंबली लड़ाई जा रही है? पार्टी सर्वोपरि है। चुनाव के समय युद्धरत सैनिकों को रणनीति के हिसाब से चलना चाहिए। पार्टी ने रणनीति बनाई कि कुछ वरिष्ठ लोगों को लड़ना चाहिए, सांसदों को लड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। सीएम फेस भी पार्टी ने नहीं दिया, इनफैक्ट डिक्लेयर नहीं किया है, हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान है, पर कांग्रेस कटाक्ष करती है, कहीं ना कहीं कहती है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार ठीक से चल नहीं रही थी और यही रीजन है कि डिक्लेयर नहीं किया।
कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले जो अपने कुर्ते पजामे फाड़ रहे हैं उसको रफू करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाला राजनीतिक दल है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। हमारी एक प्रक्रिया हर चीज को तय करने की चुनाव के बाद तय करेंगे। आपको लगता है ग्वालियर चंबल जो आपका संभाग था वहाँ पिछली बार बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई, सिर्फ 6 सीटें निकाल पाई थी। अब की बार समीकरण चेंज होंगे या आपको लगता है कितनी मेहनत की वहाँ पर जरूरत होगी? हमारा ग्वालियर चंबल इलाके में खराब परिस्थितियों में भी हम 16 से लेकर 22 सीटों तक हम जीतते रहे। पिछले बार थोड़ा राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया था, उसके कारण हमारी सीटें कम रह गई थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी विजय ग्वालियर चंबल से होके आई। आप दिमनी सीट पे गए, आपने प्रचार किया, बट आप प्रचार पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। कितनी स्ट्रांग सीट है आपकी दिमनी? नहीं, स्ट्रांग सीट हो अथवा ना हो, जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करना ही चाहिए। दिमनी क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे कई बार वो सांसद बना चुके हैं और इस बार भी आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं अपनी सीट पर भी जाता हूं और प्रदेश में दूसरे मित्रों की सीट पर भी जाता हूं। किसानों का जो मुद्दा है, एक वो खाद को लेकर कहीं आया था, क्या वो सॉल्व हो गया है मुद्दा? क्योंकि विपक्ष कुछ उस मुद्दे को उठा रहा था। खाद की कोई कमी पूरे देश में नहीं है। वितरण व्यवस्था में कभी कभी दिक्कत होती है क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार, तो वो एकदम जिला प्रशासन को बोलो तो सुधर जाती है। बाकी फर्टिलाइजर नरेंद्र मोदी जी के राज में कभी भी कम नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस कह रही है जयवीरू हमारे हैं और एक गब्बर हैं जो भाजपा में हैं। कांग्रेस के जयवीरू जो दांत दिखाई देते हैं, ये कांग्रेस के पुराने नेता हैं और 18 महीने में इनने सरकार चला के इतनी अति कर दी थी कि इसीलिए जनता ने संकल्प लिया कि अब कांग्रेस को 18 साल तक आने नहीं देना है। आपने मध्य प्रदेश दिवस मनाया सर, मगर जो है कमलनाथ जी वो तो इसको चौपट प्रदेश और कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट अगर कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। अगर मध्य प्रदेश के जन्मदिन पर कमलनाथ को गौरव नहीं है तो इससे ज्यादा मैं उनके दिवालियापन की उम्मीद नहीं करता। आप कह रहे हो भाजपा जीतेगी, मगर नकुल नाथ जी ने तो डेट दे दी 7 दिसंबर। कमलनाथ जी शपथ ग्रहण समारोह के लिए इनवाइट कर दिया सबको। हाँ, इससे ज्यादा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। In fact, Union Minister Narendra Singh Tomar is contesting from the Dimani Assembly constituency in the Morena Lok Sabha seat, which he is representing in Parliament currently. Well, Tomar has been shouldering the responsibility of not just winning Dimani, but also improving the party's tally in the region. In 2018, the Congress had won all the 6 seats of Morena district. With Tomar in the fray, BJP is working hard to ensure a change this time around. So what's the mood on the ground in Dimani? Well, here's the ground report. Let's just speak to a few of the voters. चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में बढ़िया लग रहा है। क्या बढ़िया लग रहा है? बीजेपी आएगी या बीजेपी आएगी। अच्छा, इनसे पूछते हैं, वुमेन वोटर हमारे पास बहुत कम है इस गांव में। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा सा चुनाव हो रहा है आपकी बारी? अच्छा ही होगा। अब तो मंत्री लड़ रहे हैं यहाँ से। मालूम है? क्या मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है, वोटर हो यहाँ पे? क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। किसके लिए बढ़िया है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारी आन मान है। बीजेपी सरकार बनेगी। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर को जिताएंगे। हाँ। यहाँ दिमनी क्षेत्र में। अच्छा। हाँ। कहाँ पढ़ते हो? एक्सीलेंस में। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? 9 12th क्लास का हूँ मैं। 12th क्लास के। हाँ। तो आन मान शान है नरेंद्र सिंह। हाँ, जिताना है आपकी बारी? हाँ जिताना है। क्या नाम है? विकास सिंह चौहान। विकास सिंह चौहान। क्या लग रहा है चुनाव में आपको? चुनाव में बीजेपी का खेल लग रहा है। लोग तो कह रहे हैं बहुत टाइट सीट है। नहीं, बहुत अच्छी है। मंत्री जी की सीट निकलेगी। दिमनी निकल रही है सीट? हाँ, निकल रही है बीजेपी की? बिल्कुल बिल्कुल निकलेगी। हेलो, बिल्कुल निकलेगी। मंत्री जी की सीट निकलेगी। मंत्री जी की सीट निकलेगी? हाँ। कहाँ जा रहे हो? अम्बा जा रहे हैं। अम्बा भी तो है चुनाव। हाँ, अम्बा भी है। वहाँ पे भी क्या करने जा रहे हो अम्बा? अपन तो काम से जा रहे हैं। काम से जा रहे हो। क्या लग रहा है? जी मैम, लग रहा है कि मंत्री साहब यहाँ से आ रहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? इसीलिए लग रहा है कि कैबिनेट के 5वें नंबर के सबसे बड़े मंत्री हैं और
उन्होंने यहाँ कोई विकास नहीं किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में अपन बात करें तो कृषि के सबसे बड़े मंत्री हैं, उन्होंने ना कोई एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पे लाया। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए भोपाल जाते हैं, कोई आगरा जाता है, यूपी, राजस्थान, और जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा ही नहीं मिल पाती है इस कारण से। और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं, बालिकाएं, वो बेचारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए परेशान है। और तो मतलब विकास नहीं हुआ यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। और आप किसी भी क्षेत्र के बड़े मंत्री को देख लियो, वहाँ इतना विकास है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास है। लेकिन तो उन्होंने विकास कहाँ किया है? पता नहीं कहाँ किया है। मुरैना जिले में कोई विकास नहीं है, उनके क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। अच्छा, तो विकास कहीं नहीं है। आपको भी लग रहा है विकास नहीं हुआ? आगे तो मतलब सरकार बदल ही रही है, बीजेपी सरकार ही जा रही है। क्या बदल रही है? सरकार अच्छा, किसकी आ रही है? कांग्रेस की। अच्छा, तो विकास नहीं हुआ यहाँ? सबको रोज गोली कांड है, खुल्ला 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 है, जोर का हो जाए, सरकार नहीं बन तो क्या हो। अच्छा, तो गुस्सा बहुत है? हाँ, गुस्सा नहीं ना, बहुत ज्यादा गुस्सा है। बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्या लग रहा है? सही है। क्या सही? So that there's some big breaking news which is coming in from Karnataka. Massive rejig which has happened within the BJP. The Saffron Party has picked Vijendra Yediyurappa, the son of PS Yediyurappa, and has been appointed as the BJP state president of Karnataka. That's the big breaking news. In fact, there's a confirmation and an official letter which has been put out as well by the BJP confirming this. That's the big breaking news. Remember, it has been over 6 months now since the elections. In fact, since then, we have been waiting to see if there is going to be a change of guard. Now, BJP has appointed the new state president. Let me go across to Deepak, who's joining us. Deepak, a lot has been said about B.S. Yediyurappa now being sidelined, his son now being brought back as the BJP state president. The implications of that for the Saffron Party in Karnataka. Well, this is a massive development. While, of course, there have been Mr. Nalin Kumar Katil, the person, of course, who has been the party president, has exceeded his term. There have been a lot of talks about who the next face of the party would be. Now, it looks like, the decision has been made, and, the B.S. Yediyurappa's son, Vijendra, who has been the vice president of the BJP here in Karnataka, now being elevated to the position of the president. Now, how much this will change the fortunes of the Saffron Party come 2024 remains to be seen. But for Vijendra, of course, this seems to be a great news coming in. But whether this will be widely accepted within the ranks of the BJP here in the state of Karnataka is also something that remains to be seen in the coming days. Oh, we'll have to wait and see for that. Thank you so much, Deepak, for that quick update. With that, we are going to be wrapping up the show. Thank you for watching.